हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 24 तारीख है, 24 अगस्त है और 22 अगस्त को धरना प्रदर्शन हुआ था। और 22 अगस्त को जब धरना प्रदर्शन हुआ तो उसी समय से जो लोग हैं क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब इतना बड़ा विशाल आंदोलन हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगभग 4-5 हज़ार लोग आंदोलन में शामिल हुए, तो इसके बाद भी हम लोग का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ। 3-4 बिंदु है जो लिख के लाए हैं, इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। सारे बिंदु ही इम्पोर्टेंट हैं। जब सबको आपस में आप मिला कर देखिएगा तो उसके बाद आपको स्पष्ट होगा कि किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है और इसके पीछे क्या राजनीति है। नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हो रहा है, इसको अगर आप केवल एक एंगल से देखने का सोचिएगा तो कभी भी आपको स्पष्ट नहीं होगा। इसमें 3-3, 4-4 बिंदु छिपे हुए हैं। इन चारों बिंदु को आपको एक साथ मिलाकर देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको स्पष्ट होगा कि क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। आज की ही बात करें तो आज विधानसभा में आपको पता होगा कि बहुमत परीक्षण जब हो रहा था उस समय अभी के वित्त मंत्री और जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे श्री विजय कुमार चौधरी, उन्होंने बड़े हंसते मुस्कुराते हुए कहा है कि बिहार सरकार के पास शिक्षकों को देने के लिए फंड की कमी है। स्पष्ट रूप से भाजपा सरकार पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि भाजपा की जो केंद्र की सरकार है ये फंड जारी नहीं करती है। सुनने में हम में से कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पर विजय कुमार चौधरी बहाना बना रहे हैं, लेकिन याद कीजिए, मैं विजय कुमार चौधरी का कोई बचाव नहीं करता हूँ, ना वो मेरे रिश्तेदार हैं, ना उनसे मेरा कोई लेना देना है। लेकिन अगर आप तथ्यों को जोड़ कर चलिएगा तब आपको लिंक नहीं मिलेगा। अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं, इनके जब आप बयानबाजी को देखते हैं तब आप कहते हैं कि इनसे तो अच्छे हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, कम से कम वही अच्छे थे कि सितंबर अंत तक नोटिफिकेशन देने की बात कहते थे। लेकिन अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो बस कहते हैं कि चीन वाले थोड़ी आएंगे, पाकिस्तान वाले थोड़ी आएंगे, अमेरिका वाले थोड़ी आएंगे, बिहार वाले ही लोग अप्लाई करेंगे। इसलिए क्या लगता है कि विजय कुमार चौधरी अच्छे हैं। विजय कुमार चौधरी भले बोलते कुछ भी हो, लेकिन उनकी कुछ बातों में सत्यता है। मार्च अप्रैल के महीने में आप लोग को ठीक से याद नहीं और न्यूज़ फॉलो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग हमारा चैनल फॉलो करते हैं या फिर अखबारों पे भी कोई फॉलो करते हैं तो उन लोग को पता होगा मार्च अप्रैल में बिहार सरकार सर्व शिक्षा अभियान का पैसा लेने के लिए केंद्र सरकार के पास गई हुई थी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि छठे चरण में जिनकी नियुक्ति की है आपने, नियुक्ति हमसे पूछ के थोड़ी की थी, नियुक्ति आपने की है तो पैसा आप दीजिए। केंद्र सरकार ने पैसा देने से इनकार कर दिया था। विश्वास नहीं हो तो गूगल कीजिए, आपके हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल की सहायता से ही आप देख रहे हैं, गूगल कीजिए। इनका कम से कम ये आरोप भाजपा सरकार पर सही है। भाजपा सरकार पैसा देने में सिर्फ बिहार सरकार को ही नहीं बल्कि कई सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं जिनका ये आरोप है और लेट लतीफ़ी करती है। पश्चिम बंगाल की सरकार की ममता बनर्जी का भी आरोप है कि उनको भी मनरेगा का पैसा टाइमली नहीं दिया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी से मिल के आई है कि मनरेगा का उनको पैसा दिया जाए। पहली बात तो है जो बिहार सरकार, अब आपको इसको बहाना मानना है तो बहाना भी आप मान सकते हैं, मुझे नहीं पता कि आपको इसको क्या मानना चाहिए, लेकिन चूंकि उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर कहा है तो उनके बात में कोई वजन होगा और भाजपा वाले को चुनौती देते हुए कहा है, इसलिए इस बात को काटना भाजपा वालों के लिए भी आसान नहीं होगा। भाजपा वाले तो ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको तो न कुछ बोलते बनता है न नहीं बोलते बनता है, क्योंकि यही 10 दिन पहले तक जब वो सरकार में थे तब उन्होंने 7वें चरण वाले के लिए कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। कभी आपने देखा किसी भाजपा के नेता को आपके पक्ष में बोलते हुए? नहीं देखा। लेकिन आज भाजपा वाले क्रेडिट लेने के लिए पड़े हुए हैं, तो भाजपा नेता के चक्कर में तो वैसे भी नहीं पड़ना है। दूसरा है मुद्दा कि क्यों नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जब हमने कुछ वरिष्ठ लोगों से भी बात की, अब यहाँ से बात शुरू होता है 2-3 मेन मुद्दे। तो वरिष्ठ लोगों से भी जब बात की और कल कुछ लोग हैं जिनको आप नहीं जानते होइएगा, क्योंकि आप 7वें चरण में हैं, नए नए अभी BA DLED पास किए हैं तो उनके नाम आप नहीं जानते होइएगा। ये राजेंद्र सर हैं, वे सचिवालय भी गए हुए थे। वहाँ उन्होंने अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से मुलाकात भी की। जो बात का निष्कर्ष है उसको बताते हैं। कहा यह गया कि विभाग भी कन्फ्यूज़न में है, खुद जो मंत्री बने हैं वे भी कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि एक तरफ जहाँ सीटेट के जो अभ्यर्थी पास हैं ये 7वें चरण की मांग करते हैं, वहीं बीटेट की अभ्यर्थी पहले बीटेट की मांग करते हैं। पहले शिक्षा मंत्री को कोई और थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बीटेट नहीं होगा, हमारे पास पहले से कैंडिडेट उपलब्ध थे। लेकिन इधर से इन्होंने विभाग को कन्फ्यूज़न में डाल दिया है। जिस दिन ये नए शिक्षा मंत्री बने हैं उसी दिन हमने आपको बताया था कि ये वे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा में खड़े होकर बीटेट के लिए बैटिंग की थी। अब आप बताइए कि जिस शिक्षा मंत्री ने
पहले बीटेड के लिए आवाज़ उठाई हो, वही अगर आप कहें कि बीटेड के अगेंस्ट में एकदम 100% चले जाएंगे, तो ये तो वही बात होगी कि शिक्षक अभ्यर्थी फिर जो बीटेड वाले हैं उनको जीने नहीं देंगे। ये राजनीति, इसको समझिए। राजनीति यही है कि वोट इनसे भी लेना है और उनसे भी लेना है और दोनों से लेना है और दोनों के बीच बीच में लेना है। हमने एक जगह देखा था कि कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि कोई बात नहीं, कि अगले चुनाव में हम लोग सबक सिखा देंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे, और 15 लाख मतलब कि एक अभ्यर्थी के परिवार से अगर 4 वोट भी ले लिया जाए, 4-5 वोट ले लिया जाए, तो लगभग 15 लाख वोट बन जाते हैं। 15 लाख वोट से हम सरकार को सबक सिखा देंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे गलत बताते हैं। कैसे गलत? भारत में एक तो लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है। अभी जो लोग बोल रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, जब यही चुनाव आएगा, मैं नहीं जानता आप किस पार्टी के समर्थक हैं, मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं है, ना आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जिस समय चुनाव का समय आएगा तो लोग बिहार में अपनी जाति को देखकर वोट करते हैं, अपने धर्म को देख के वोट करते हैं। ये बिहार की स्थिति से आप भी वाकिफ़ हैं। दूसरा, समान काम का समान वेतन का जो मुद्दा था, इससे बड़ा मुद्दा 7वें चरण का नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो इस मुद्दे को आप जानिए। जो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र वगैरह हैं, इन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ इतना ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था, हाईकोर्ट में केस लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, और सबने तय कर लिया था कि अगर बिहार सरकार उनको समान काम का समान वेतन नहीं देगी तो 2020 के चुनाव में इनका बॉयकॉट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने देखा 2020 के भी चुनाव में जोड़ तोड़ करके बन गई, नीतीश सरकार बन गई। अब आप कहेंगे कि नीतीश सरकार बस नीतीश और तेजस्वी बस थोड़ा का अंतर था। वो बहुमत तेजस्वी जी को युवाओं ने दिलवाया था, रोजगार के नाम पर दिलवाया था, न कि शिक्षकों ने दिलवाया था। तो जो मान लीजिए कि सारे का वोट मिला के 15 लाख भी होगा, तो 15 लाख में 6-7 लाख तो ऐसे हैं कि चुनाव आते पलट जाएंगे, जाके उन्हीं को वोट दे आएंगे। ठीक है, यही बिहार की राजनीति है। इस राजनीति में नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि अगर आप ठीक से देखेंगे तो वित्त मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, और किसी भी विभाग में वैकेंसी निकलेगी तो विभाग जब वैकेंसी निकालेगा तो उनको वेतन भी देना पड़ेगा। वेतन देना पड़ेगा तो अब क्या है कि वेतन जो दे रहे हैं तो वित्त मंत्रालय से स्वीकृति भी चाहिए कि हम इतनी वैकेंसी निकाल रहे हैं, इतना का वेतन देने लायक हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वित्त मंत्रालय की तरफ से। ऐसा तो नहीं है कि वित्त मंत्रालय की सहमति लिए बिना आप कोई भी वैकेंसी निकाल दीजिएगा, बाद में वेतन देना पड़ेगा तो कहाँ से दीजिएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय जदयू के पास है। रोजगार का वादा किसने किया है? तेजस्वी यादव जी ने किया है। ठीक है, जितने भी अहम और चुनिंदा मंत्रालय हैं जिनमें रोजगार उत्पन्न हो सकता है, सारे मंत्रालय तेजस्वी जी के पास है, लेकिन वित्त मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है। आप ऐसे सोचिए कि अगर आज के आज नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ठीक है, इसके बाद नीतीश कुमार के पास कहने को क्या मुद्दा रह जाएगा? लोगों के मन में यह परसेप्शन आ जाएगा, यह धारणा आ जाएगी कि इतने दिनों से नीतीश कुमार थे तो उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली, लेकिन तेजस्वी जी के आते ही वैकेंसी निकल गई, इसलिए अगले चुनाव में वोट किसको करना? तेजस्वी को करना, नीतीश कुमार को नहीं करना। और आपको लगता है कि नीतीश कुमार क्या इतने कमज़ोर नेता हैं कि वो इस बात को परख नहीं पाएंगे? वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर अभी हम इतना ज़्यादा वैकेंसी दे देते हैं तो फिर मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। 24-25 के इलेक्शन में हमको कोई वोट नहीं देगा। सारे वोट किसको जाके पड़ेंगे? सारे वोट पड़ेंगे राजद को पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार इतने कच्चे नेता है तो फिर क्या कहा जा सकता है? ये भी इसके पीछे एक मुद्दा है। हम ये नहीं कहते हैं कि एकमात्र मुद्दा यही है। इतने सारे मुद्दे को मिला के आपको हम शुरू में बताएं कि जोड़ कर देखना है कि इतने सारे मुद्दों के कारण आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हम ये नहीं कहते, कोई भी आदमी इस यूट्यूब पर या कहीं भी भविष्यवक्ता नहीं है, वो ये नहीं कह सकता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं सारा काम होकर रखा हुआ है। ये तो मंत्री जी के ऊपर है, मंत्री और मुख्यमंत्री तय कर ले। आज मुहर मार दे तो अभी वीडियो देख रहे हैं उसके 1 घंटे के बाद आ जाए, मुहर नहीं मारे तो 1 साल भी लग सकता है। इस बात को तो आप भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो ठोस कारण है वरिष्ठ लोगों उससे बात करके जो बात है वही बता सकते हैं। तीसरा एक मुद्दा है स्टेट का मुद्दा। इस मुद्दे को किसी भी यूट्यूबर ने छुआ नहीं है, लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है। आंदोलन करते हैं प्राथमिक अभ्यर्थी और नाम होता है, सारे टीवी चैनलों पर चलता है। किसका नाम चलता है? स्टेट अभ्यर्थियों का चलता है। लाठी खा रहे हैं यहाँ प्राथमिक के अभ्यर्थी, और वहाँ मुख्यमंत्री से जाके मिल रहे हैं स्टेट के अभ्यर्थी और बोलते हैं कि स्टेट के हमारे अभ्यर्थी हैं, हम लोग 3 साल से पास करके बैठे हैं। ये क्या हो रहा है? ये स्टेट के जितने भी यूट्यूबर हैं
और जितने भी स्टेट के पास ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, चाहे यूट्यूबर हैं, इन्होंने प्राथमिक अभ्यर्थियों को बरगलाने का काम किया है। आपके आंदोलन पर पैर रखकर ये अपना नोटिफिकेशन निकलवाना चाह रहे हैं। जिस दिन 22 को आंदोलन था, उसी दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया तो उन्होंने प्राथमिक नहीं कहा, उन्होंने स्टेट शब्द बोला। तो उनके दिमाग में आप तो लाठी खा रहे हैं भाई, आप वहाँ पर खड़ा होकर 4000 5000 की भीड़ लेकर लाठी खा रहे हैं, और नाम किसका हो रहा है? नाम वहाँ पर हो रहा है स्टेट अभ्यर्थियों का। इधर लाठी खा रहे हैं, उधर जाके स्टेट के नेता मिलकर चले आते हैं कि हम लोग वहाँ लाठी खा के आ रहे हैं। इन जब तक स्टेट के यूट्यूबर के चक्कर में रहिएगा और स्टेट पास नेताओं के चक्कर में रहिएगा, तब तक समस्या होगी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, अंतिम मुद्दा यह है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड मामले में क्या हुआ। बीएड वर्सेस डीएड का जो आज मामला था सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत एक नए जज इसमें जुड़ गए हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये वही जज हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, बीजेपी की जो प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, इन नुपुर शर्मा के मामले में जिन्होंने फैसला दिया था उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला थे। उनमें से एक जज जस्टिस सूर्यकांत ये जो बीएड वर्सेस डीएड का मामला था इसमें शामिल हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि इससे पहले ये सेम जज पंजाब के हाई कोर्ट में थे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के भी हाई कोर्ट में गए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहते समय इन्हीं जस्टिस सूर्यकांत ने एक फ़ैसला दिया था। उस फैसले में इन्होंने ये कहा था कि अगर वहाँ भी एक केस हुआ था पंजाब में कि जहाँ पंजाब सरकार ने एक बहाली निकाली थी जिसमें कि बीएड वालों को शामिल किया जा रहा था। इसके खिलाफ जो डीएड वाले हैं उन्होंने केस किया था कि बीएड वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत ने ये फैसला दिया था कि अगर अधिक योग्यता वाले लोग उपलब्ध हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कम योग्यता वाले हैं केवल उन्हीं को शामिल किया जाए। वही जज अभी बीएड वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। आज हैरानी की बात यह है कि जब बीएड वर्सेस डीएड की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, बीएड की तरफ से शामिल होने के लिए एक भी वरिष्ठ वकील मौजूद नहीं थे, जबकि डीएलएड की तरफ से वरिष्ठ वकील वहाँ मौजूद थे। संयोग कहिए कि बीएड की तरफ से वहाँ जो मामला है खुद जज साहब ने थाम लिया, और उन्होंने आज फिर से वही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जो फैसला उन्होंने स्वयं दिया था उसका मुद्दा उठा दिया। उन्होंने फिर से वही लाइन बोला कि जब अधिक योग्यता वाले लोग उपलब्ध हैं तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि हम कम योग्यता वाले को ही अप्लाई का मौका दें। इसके साथ साथ उन्होंने एक लाइन और कहा कि अब यह मामला केवल बीएड वर्सेस डीएड का नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला एनसीटी वर्सेस राजस्थान सरकार का हो गया। और इसमें अगर मतलब कि उनका बोलने का सेंस ऐसा दिख रहा था कि अगर संबंधित राज्य सरकारें चाहें तो अपने अपने स्तर पर बीएड को शामिल कर सकती है, क्योंकि पूरा फैसला तो एनसीटी ने दिया है। ठीक है, तो अगली डेट 12 अक्टूबर की दी गई है। 12 अक्टूबर को कहा गया है कि इस मामले का फाइनल कर दिया जाएगा। तो तब क्या होगा आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हम बोले तो अगर बीएड वाले हैं तो अगर डीएलएड वाले हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि हम बीएड का पक्ष लेते हैं, अगर डीएलएड के पक्ष में एक भी लाइन मुंह से निकल गया तो बीएड वाले आरोप लगाते हैं कि आप डीएलएड के पक्ष में बोलते हैं। इसलिए कुछ भी नहीं बोलना, समझदार आप स्वयं हैं, आप स्वयं निष्कर्ष निकालिए कि जज साहब क्या कहने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।